सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल का क्या मुराद होता है, क्या मकसद होता है? सर ये वो चीज़ होती है कि अगर जब मुझे कोई किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे नॉर्मली इन्वेंट्री परचेज का मैंने बताया था ना, वो जो परचेज साइकिल समझाई थी मैंने आप लोगों को, वो ये चीज़ थी कि परचेज करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी चीज़ अगर परचेज करनी होगी, इन्वेंट्री या फिक्स एसेट या कोई भी चीज़, तो वो परचेज साइकिल में आ रहा था। लेकिन अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई फिक्स एसेट खरीदना है तो सर उसके क्या फंक्शंस होंगे, उसके लिए क्या मतलब बातें होंगी, किस तरीके की साइकिल होगी, क्या उसके कंट्रोल्स होने चाहिए, तो आज वो हम करते हैं। इसको सर बोलते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को अगर फिक्स एसेट खरीदना है तो सर उसके लिए ये कंट्रोल्स होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। ठीक है, अगर मैं इसको हेडिंग दे दूं, इंटरनल कंट्रोल्स ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। सही है, साइकिल बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आसान अल्फाज में फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट साइकिल भी बोल सकते हो। अगर किसी कंपनी को फिक्स एसेट खरीदना है तो सर उसके लिए ये प्रोसेस नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, अब सर आ जाएं, शुरू कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ ना ये चीज़ें ना टाइप करते जाएं, फिर एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। सर विजिबल तो है ना चीज़ें?
कॉपी कर लें सर, तो फिर हम आगे बढ़ें। जी सर, जैसे कि आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब सीन ये है कि अगर अब आज हम पढ़ने लगे हैं फिक्स एसेट के कंट्रोल्स। सही है। अब ले होता क्या है, नॉर्मली होना ये चाहिए कि जैसे साल के शुरू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है ना, ठीक है ना, तो उसके अंदर ना हर डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाया जाता है, जो कि आप कॉस्टिंग में देख के आए होंगे, जो आपने वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट किए होंगे, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड बजट होता है, एक फ्लेक्स बजट होता है, और उसके बाद एक्चुअल आ जाते हैं, तो फिर वेरिएंस हिसाब। तो यहाँ पे भी ना एक बजट बनाया जाता है इस हिसाब से कि यार अगर हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है यार आपको एक्सपेक्टेड पूरे साल में कितने फिक्स एसेट खरीदने होंगे, उस हिसाब से उनको जो पैसे हैं वो अलोकेट किए जाते हैं, उस हिसाब से उनका एक फंड बनाया जाता है कि यार एक बजट बना दिया हमने, डिपार्टमेंट वाइज हमने बजट बना दिया। उस डिपार्टमेंट वाइज जो बजट होता है उसके अंदर जैसे सेल सेल वालों के लिए 1 लाख रुपए का बजट, फाइनेंस वालों के लिए 2 लाख रुपए का बजट, उनके नीड के हिसाब से, ठीक है ना। 1-2 लाख तो कम बता रहा हूँ, वैसे 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस हिसाब से बन रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अलग बजट, किसी डिपार्टमेंट को अगर मैन्युफैक्चरिंग वालों को फैक्ट्री के अंदर नई मशीन खरीदनी है, तो उसके हिसाब से उस साल के हिसाब से एक सर और ज्यादा बड़ा बजट बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वालों के लिए अलग बजट, तो एक कंप्लीट बजट बन रहा होता है। उस बजट को सर साइन कौन कर रहा होता है? सर डायरेक्टर फाइनेंस और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस बजट को डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस मतलब वो डायरेक्टर जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डायरेक्टर्स के अंदर जितने डायरेक्टर्स भी होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि या तो एक को दिया जाता है कि तू पूरी कंपनी चला, या तो डायरेक्टर्स ना आपस में जो उनकी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिवाइड कर लेते हैं कि यार तुम मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर जो है ना, वो यार तुम फाइनेंस में हो, तुम फाइनेंस चला लो, तुम आईसीए में हो तो तुम मैन्युफैक्चरिंग चला लो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाया जाता है। अब होता क्या है, हर बंदे को, किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर हर डिपार्टमेंट का बजट बन गया जो कि अप्रूव होना चाहिए डायरेक्टर से एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मेरे लिए यहाँ पे ना कंट्रोल ये है कि भाई ये जो बजट है ये अप्रूव्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और फाइनेंस डायरेक्टर का, ठीक है, ये कंट्रोल है। अगर जो अप्रूव नहीं है सर, वो मतलब ठीक नहीं है, वो मतलब इन्होंने खुद से बना लिया है अजीब तरीके से, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनाया गया है, ठीक है। अब सर सीन ये है कि जो अगर किसी भी डिपार्टमेंट को अगर क्या करना है, बिल्कुल फिक्स एसेट का बजट, फिक्स एसेट का बजट, हम यहाँ पे बात इसी की कर रहे हैं ना, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है ना। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मकसद ये है कि वो बजट, वो एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटलाइज किया जाए, वो एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटलाइज किया जाए और ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट किया जाए। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर फिक्स एसेट खरीदना है तो वो इस हिसाब से खरीदे, ये कंट्रोल बना है सर फॉर एवरी। हर डिपार्टमेंट को, सर हर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को अब साल के दौरान सबका बजट बन चुका है, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर फिक्स एसेट खरीदना होगा तो क्या करेगा सर, ये करेगा, एक फॉर्म होता है केपिक्स का फॉर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर फिक्स एसेट परचेज फॉर्म बोलो या कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। सर फिक्स एसेट परचेज फॉर्म बोलो या कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म बोलो, वो क्या करेगा, उस फॉर्म के अंदर उस फॉर्म को फिल करेगा डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा ना, जो हेड होगा ना, वो उसको साइन करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे सर बात है, साइंड बाय अथोराइज पर्सनल, यहाँ पे ये कंट्रोल है सर। जो कंट्रोल एक्टिविटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म प्रिपेयर तो होगा, लेकिन उस पर साइन कौन करेगा, अथोराइज पर्सनल। फिर वो सेंड किया जाएगा किसको, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को, जैसे परचेज डिपार्टमेंट में हो रहा था। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर जो सारी बाहर से परचेजेस करवा के दे रहा होता है आपको। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट किससे कोटेशन लेगा, हमेशा अप्रूव वेंडर से। अप्रूव वेंडर मैंने आप लोगों को समझाया था, अप्रूव वेंडर की लिस्ट होती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या सीएफओ वगैरह की या डायरेक्टर फाइनेंस की, सर डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट की लगाई हुई होती है। उससे क्या होता है कि अगर अप्रूव वेंडर को जो लिस्ट होती है ना, अप्रूव वेंडर को इस हिसाब से अप्रूव किया जाता है सप्लायर को सर, रेट देख के, प्राइस देख के और क्वालिटी देख के और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, ये तीनों चीजें देख के आप उसको अप्रूव करते हो। सर 4 5 या 6 7 जो है ना वो लिस्ट में लगा दिए जाते हैं, फिर उन्हीं से ही ना आपने परचेज करनी होती है। जूनियर्स को जो भी नीचे होते हैं उनको बोला जाता है इनसे परचेज कर लेना,
ये बाद में कोई छठी सातवीं दफा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर इसकी ये वजह होती है क्यों रखे जाते हैं अप्रूव। अगर आप अप्रूव नहीं रखोगे तो ये होगा कि कोई भी बंदा ना फिर क्वालिटी को कंप्रोमाइज करके भी चीजें ले सकता है, रेट को कंप्रोमाइज करके भी चीजें ले सकता है। दूसरी चीज, किसी अपने बंदे से चीजें ले ली, अपने कजन वगैरह से, अपने भाई से, अपने दुकान से, तो सर ये हिसाब होता है कि पुराना माल उन्होंने ले लिया। या ये भी हो सकता है कि अगर आप अप्रूव वेंडर नहीं होगा तो कभी किसी से खरीदोगे, कभी किसी से खरीदोगे, तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट हमारी भी तो सेट होती होगी ना उन बंदों के बाद, उन कंपनीज के बाद, अगेंस्ट का सामने वाली कंपनी के बाद। तो अगर मैं एक सप्लायर के साथ मेरी कंटिन्यू रिलेशनशिप है, अप्रूव्ड है, तो मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। वो देखेगा यार ये काफी परचेजेस कर रहा है तो डिस्काउंट मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर रोज रोज में सर अप्रूव नहीं होगा, रोज रोज चेंज करता रहूंगा, तो उससे ना मेरा कोई सप्लायर से रिलेशनशिप भी नहीं बन जाएगा। तो सर कोटेशन लेते हैं, कोटेशन के बाद अगर जो कोटेशन हमें समझ में आती है, जो सप्लायर हमें समझ में आता है, उसको हम परचेज ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर हमेशा कौन देगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब ये ना ये एक प्रोसेस है, ठीक है। परचेज ऑर्डर हमने दे दिया। अब सर गुड परचेज ऑर्डर देने के बाद वो क्या करेगा? गुड्स हमें भेज देगा, फिक्स एसेट हमें भेज देगा। फिक्स एसेट जैसे हमें भेजेंगे, मिलेंगे फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी, तो मैंने क्या बोला था, जब भी कंपनी के अंदर माल आएगा, फैक्ट्री के अंदर माल आएगा, परचेज साइकिल में बता चुका हूँ, तो एक चीज बनेगी, उसका क्या नाम होगा? गुड रिसीव नोट। उसका क्या नाम होगा? गुड रिसीव नोट। भाई गुड हमारे पास रिसीव होगा, लेकिन मैं जरूर वो भी मेरे पास आएगा चीज लेके डिलीवरी नोट साइन करवाने, ठीक है ना। डिलीवरी नोट मुझसे साइन करवाएगा ना, जैसे हम लोग साइन करवाते हैं सेल में। तो सर जरूर मैं साइन करने से पहले क्या करूंगा? उस एसिड को इंस्पेक्ट करूंगा, उस एसिड को इंस्पेक्ट करूंगा, कहीं वो एसिड खराब तो नहीं है, कहीं एसिड माल जो मैंने मंगवाया था वही है ना, खराब तो नहीं है। अब देखो सर, अब फिक्स एसिड के अंदर सीन ये होता है, फिक्स एसिड के अंदर सीन ये होता है, जब भी साइन कौन करेगा? साइन यार बाहर जो रिसीव करेगा, गुड रिसीव नोट जिसने रिसीव किया ना, ठीक है ना, वो साइन करेगा। साइन करने का यहाँ पे कोई भी नहीं है कि ऑफिशियल करे या कुछ भी करे। अब ऑफिशियल ऑफिसर तो जाके नहीं देखेगा ना कोई भी बंदा, तो यहाँ पे किलर गार्ड वगैरह सब चल जाएंगे, जो जिसको इंस्पेक्ट करना आता होगा उसको भेज देंगे, सही है ना। अब बात सुनो सर, होता ये है कि जब भी फिक्स एसिड आता है ना, फिक्स एसिड में एक बात ये होती है कि फिक्स एसिड जब भी आएगा, अगर मैंने कोई 10 हायर के एसी मंगवाए, स्प्लिट एसी मंगवाए, तो 10 हायर के एसिड मुझे अब एसी रिसीव तो हो गए। हर एसी का एक यूनिक नंबर में लगाऊंगा। यूनिक नंबर मतलब मैं खुद से असाइन करूंगा। 1001 करूं, दूसरे का 1002 करूं, तीसरे का 1003 करूं, या 11 33 11 34 11 35। हर एसी का यूनिक नंबर होगा, हर एसी का यूनिक, हर एसिड का जब भी फिक्स एसिड आता है तो हर फिक्स एसिड का यूनिक नंबर में उसको असाइन कर रहा होता हूँ। सर ये मैं क्यों कर रहा होता हूँ? इस वजह से, क्योंकि देखो तुम अपने पास रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो तुम इस तरीके से नहीं करोगे 10 एसी, तुम एक एक एसी करके करोगे अपने पास। वो इस वजह से क्योंकि देखो सर, कल को तुम उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो, कल उस पर्टिकुलर एसी पे डैमेज, कल कोई एक एसी, 10 एसी में से 2 एसी डैमेज हो गए, तो क्या तुम बाकी 10 एसी, 8 एसी की भी कॉस्ट कम कर दोगे? जैसे कि अगर अल्लाह खैर करे इम्पायरमेंट आ जाए, डैमेज आ जाए, एसी फिक्स एसिड के अंदर कोई भी बात आ जाए, तो सर मैं ना उस पर्टिकुलर एटम पे इम्पेयरमेंट उसकी कॉस्ट कम कर सकूं। या एक एसी अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो 10 में से ऐसे नहीं कि नॉर्मली बुक्स में से एक काट दिया, जैसे ना पहचान में आ सके, पहचान में आ सके, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, जो रिकॉर्डेड हो वो पहचान में आ सके। जैसे एसेट आता है ना मेरे पास, जैसे एसेट मेरे पास पहुंचेगा, उसमें ना एक, जैसे नहीं एक गाड़ी होती है, जैसे वो आ रही होती है तो उसको पहचानने के लिए एक यूनिक कोड नंबर लगाया जाता है, जैसे वो क्या कहलाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरीके से फिक्स एसेट का भी सर ये कंट्रोल है, एवरी फिक्स एसेट टू बी असाइंड अ यूनिक कोड नंबर। हर फिक्स एसेट का आपकी कंपनी में जो कैपिटलाइज होगा उसका यूनिक कोड नंबर, जैसे यूनिक कोड नंबर यहाँ पे आप उसको फिजिकली लगा देंगे। सर फिजिकली मैं कैसे लिखूंगा? बेटा एक चिट बनती है, प्रिंटर जैसे एक रजिस्टर होगा ना, जो स्टिकर वगैरह होता है ना, जो नॉर्मली बाहर मिल रहे होते हैं, उस पे आप कोड कोड क्या कर दें सर, चिपका के कोड उस पे प्रिंट करके आप ना उसके एसिड पे चिपका दें, ठीक है ना। जैसे अगर कुर्सी है ना सर, वो एक चेयर है, वो भी मेरा फिक्स एसिड है, हर चेयर पे एक अलग अलग से फिक्स एसिड सर कोड लगेगा। अगर कोई कबर्ड वगैरह है सर, अलमारी है, ये चीजें हैं,
तो इन चीजों पे ना फिक्स एसिड का कोड लगेगा, ठीक है। तो सर तो सर सही है, लाइट आ गई यार, लाइट आ गई, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। तो सर अब सीन ये है कि हर एसिड कोड में ना क्या किया जाता है, एक नंबर असाइन किया गया। अब एसी हो, अलमारी हो, कुछ भी हो सर, टेबल वगैरह हो ना, सब पे आपने ना क्या करना होता है, एक कोड को प्रिंट करना है। उस कोड को प्रिंट करके आपने क्या करना है सर, उस पे लगा देना है, ठीक है ना। लीज एसिड मेरा फिक्स एसिड नहीं होता तो लीज एसिड पे फिक्स कोड नहीं लगेगा। लीज एसिड मेरा फिक्स एसिड, मेरा पीपीई नहीं होता, पीपीई नहीं होता लीज। जो चीज पीपीई के अंदर क्लासीफाई होगी, जो चीज पीपीई के अंदर क्लासीफाई होगी उस पे लगेगा, ठीक है ना। तो ये हिसाब लीज एसिड का में वैसे ऑनर नहीं होता। तो सर अब बात ये है कि फिक्स एसिड जो है, पर अगर तुम अपने कंट्रोल के लगाना चाहो तो तुम लगा सकते हो, लेकिन लॉ की इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये तो वैसे ये जो चीजें पढ़ा भी रहा हूँ ना, ये आईकेएफ के अंदर भी, अगर आईकेएफ के अंदर टेक्निकल वेबसाइट पे जाओगे ना, और वहां पे एक चीज आ रही होती है टेक्निकल रिलीज, टेक्निकल रिलीज के अंदर टीआर बोलते हैं, उसका 6 है, टीआर 6 कंप्लायंस, टेक्निकल रिलीज 6, टीआर 6 कंप्लायंस खोलोगे तो उसके अंदर ये सारी बातें आ रही होंगी कि आपका हर फिक्स एसिड पे एसिड कोड। अब देखो फिजिकल एसिड पे एसिड कोड लगा दिया ना, अब मैं फिजिकल पे ही चिट लगा दी मैंने, जो कि हर एसिड, हर एक एसी को दूसरे एसी से क्या करेगी, डिफरेंट सर डिस्टिंग्विश करेगी। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं ये सीन करूंगा कि जो एसिड कोड होगा, अब मैं अपने रजिस्टर में, एक रजिस्टर होता है फिक्स एसिड रजिस्टर के नाम से, फिक्स एसिड रजिस्टर पे मैं क्या करूंगा सर, फिक्स एसिड रजिस्टर पे ना मैं इसको कोड के हिसाब से हर एसी को लिखूंगा। मैंने एक 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी, 4 एसी, सब हायर के मैंने एसी लिखे, सबकी मैंने परचेज डेट लिखी, सबकी मैंने परचेज डेट लिखी, इस तरीके से, इस तरीके से मैं अभी आपको बता दूं, इस तरीके से सर, ये होता है आपका फिक्स एसिड रजिस्टर। इसमें ना आप डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखना सर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे भाईजान, ये है सर, ये सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया सर एसिड टाइप, एसिड की टाइप क्या है, जैसे एसिड मेरा एसी है, ठीक है ना। हायर का स्प्लिट एसी, हायर का एसी, अब देखो ना हायर का स्प्लिट एसी तो 2-3 आ रहे हैं, सपोज करो 2 हमने खरीदे। अब यहाँ पे आएगा एटम कोड, एटम कोड। अब ये ना, ये कोड जो है ना इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करेगा। लेट सपोज ये कोड मैंने इसका रखा 1335, इसका रखा 1336, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारे कोड से ना एक दूसरे को डिफरेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1035 जो है वो किसी फर्नीचर का भी होगा, नहीं, यूनिक कोड होगा जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता। उसके बाद सर यहाँ पे इसकी आ जाएगी परचेज डेट, कौन सी तारीख को तुमने परचेज किया वो यहाँ पे हम लिखेंगे। लेट सपोज सर मई 30 मई 2020, लेट सपोज, हाँ सर। उसके अलावा कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी भाई, उसकी कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पे कॉस्ट आ गई सर। उसके बाद यहाँ पे आएगा कौन कौन से मेथड पे इसको जो है ना तुम डेप्रिशिएट करोगे, मेथड फॉर डेप्रिसिएशन भाई एसएलएम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल ना आप इस तरीके से रखेंगे लोकेशन, ये लगा कहाँ पे हुआ है, लगा कहाँ पे हुआ है, ये एसी भाई लगा हुआ है फाइनेंस के जीएम के रूम में, जनरल मैनेजर फाइनेंस, ये लगा हुआ है एसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, इस तरीके से सर। उसके अलावा सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है वो भी यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ना आनी चाहिए। अब ये मैंने क्यों लिखा है इस तरीके से, अब देखो ये सारी बातें ना मैंने रजिस्टर में देख, मैंने जब एसिड मेरे पास आया मैंने उसको देख के सारी लिखी। अब होगा क्या,
कभी जिंदगी में मुझे कोई, मेरे पास 1,000 3,000 एसी है मेरे पास, या कितने भी फिक्स एसेट है, मैं कोई भी फिक्स एसेट देखना चाहूँ, मैं कोई 6 महीने 1 साल के बाद फिक्स एसेट देखना चाहता हूँ, मैं कैसे देखूंगा? मैं ऐसे देखूंगा कि ये फिक्स एसेट का रजिस्टर उठाऊंगा, ये फिक्स एसेट का रजिस्टर है, क्योंकि इसी फिक्स एसेट के रजिस्टर में देखो, इसी ये क्या है, मेरी कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है, ठीक है ना। ये टोटल, लेट सपोज कोई 1,000 या 2,000 या 3,000 फिक्स एसेट है, उन सब का यहाँ पे टोटल आ रहा होगा, उन सब का यहाँ पे टोटल आ रहा होगा, ठीक है ना सर। उन सब की यहाँ पे अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी, ये सर बिल्कुल आ रही होगी सर। ये दिस माइनस दिस, ये क्या बन के क्या बनती होगी सर? नेट बुक वैल्यू। सर ये नेट बुक वैल्यू कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी सर? ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डब्ल्यूडीवी बोलो, नेट बुक वैल्यू बोलो, कैरिंग अमाउंट बोलो, ये आपकी कहाँ पे नजर आ रही होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे फिक्स रजिस्टर में एक और चीज भी होती है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो होती है वो भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन साल की कैलकुलेट करूंगा, तो सर ये कहाँ पे आ रही होगी सर? ये पीएनएल में आ रही होगी, इसका टोटल, ये टोटल पीएनएल में आ रहा होगा, ठीक है। ये दिस माइनस दिस, ये नेट बुक वैल्यू बनेगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो इस चीज को, और सर इसी तरीके से डिस्क्लोजर भी बनता है, जो कि आपने FR1 या FR2 के अंदर बनाया होगा IAS 16 का। जैसे आपने IAS 16 किया होगा तो एक डिस्क्लोजर भी बनाया होगा, वो इन चीजों को ना देख के बन रहा होता है। डिस्क्लोजर के अंदर तो सीधा सीधा आ जाता है, स्प्लिट हमारे 10 है, ठीक है, फर्नीचर हमारा कोई सर 20 है, लेकिन अगर हर एक की डिटेल चाहिए, हर स्प्लिट एसी की डिटेल चाहिए, हर स्प्लिट एसी की कितनी कॉस्ट है, क्या है, कुछ है, तो सर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा फिक्स एसेट रजिस्टर, ठीक है। फिक्स एसेट रजिस्टर में हर सेपरेट की डिटेल होती है, ठीक है। अब लेट सपोज सर मुझे जो है ना 6 महीने के बाद कोई एसी काउंट करना है, मुझे चेक करना है वाकई जो मेरे पास एसी है वो सही कंडीशन में पड़े हुए हैं, कहीं खराब तो नहीं हो गए। कहीं IAS 16 कहता है ना, अगर उनकी हालत खराब हो गई तो उनको इम्पेयर करो, ठीक है ना। या मैं चेक करना चाहता हूँ चोरी तो नहीं हो गए, तो मैंने लेट सपोज कहा यार मुझे ना, ये मैं क्या करूंगा, फिक्स रजिस्टर उठाऊंगा, ऑडिटर भी आता है ना, तो जून 30 पे जो हमारी कंपनी का ईयर एंड होता है, जो कि अभी मैं भी जून 30 पे, मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, तो जून 30 पे, जैसे जून 30 हमारा ईयर एंड है 2020, अगर वो फिक्स एसेट फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस चेक करना चाह रहा है, क्या रियल में वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ठीक है ना। मैं कैसे रियल में मान लूं? कि मैं तो जाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करवाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करते वक्त वो मुझे क्या दिखाएंगे? नेट बुक वैल्यू, वो मुझे ये दिखाएंगे, ठीक है ना, ये वाली दिखाएंगे। मैं बोलूंगा इसकी डिटेल, तो वो बोलेंगे ये लो फिक्स एसेट रजिस्टर, उसके अंदर ये कॉस्ट आ रही है, उसके अंदर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन चली गई। वो बोलेंगे भाई इतनी बात है। मैं बोलूंगा भाईजान ये मैं कैसे मान लूं कि ये जिन एसेट पे फिक्स ये चार्ज हुई है, जिन एसेट पे ये सारी चार्ज हुई है, ये एग्जिस्ट भी करते हैं रियल लाइफ में या नहीं, या तुमने जानबूझ के कोई झूठा एसेट यहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे बोलेंगे चेक कर लो। अब चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ये वो एसेट की लिस्ट है जो कि जून 30 पे प्रेजेंट है, जो कि कब प्रेजेंट है? जो कि प्रेजेंट है जून 30 पे। तो बात ये कि जून 30 पे अगर प्रेजेंट है, मैं ऑडिट भले जुलाई 15 से करना स्टार्ट करूं, लेकिन 3 चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुझे ना ईयर एंड पे करनी होती हैं। जैसे कि अगर कैश इन हैंड जो है, कैशड बैंक तो मुझे बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है, कैशड बैंक मुझे बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है, लेकिन कंपनी बोलेगी मैं जाऊंगा लेट सपोज जुलाई 15 को ऑडिट करने, कंपनी बोलेगी जून 30 को मेरा जो केस था ना वो था कोई 1 लाख रुपए। अब मैं बोलूंगा यार इसको मैं कैसे वेरीफाई करूं, ठीक है ना। कंपनी बोलेगी कि अब जुलाई 15 तक तुम्हारे लिए, तुम इतने नवाब के बच्चे तो नहीं हो ना, तुम्हारे लिए में हम 1 लाख रुपए रख देंगे कि तुम आओ काउंट करो। तो हम क्या करते हैं एज अ ऑडिटर, फिजिकली जाके जून 30 को ना हम क्या करते हैं, ईयर एंड पे जाके हम फिजिकली कैश को वेरीफाई काउंट करके आ जाते हैं, बाकी कितना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या सर? इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री भी वो बोलते हैं ना, इन्वेंट्री का जो कार्ड वगैरह होता है, कितने परचेज हुए, कितने इशू हुए सर, बाकी क्लोजिंग कितनी पड़ी हुई है, जो आपने पढ़ा होगा फीफो, एफको, लीफो,
उस कार्ड के हिसाब से ना हम इन्वेंट्री की भी एग्जिस्टेंस को चेक कर। अब मैं गया जुलाई 15 को ऑडिट करने, उन्होंने बोला जून 30 को ना हमारी फिजिकली इतनी इन्वेंट्री के आइटम्स पड़े हुए थे। मैंने बोला मैं कैसे मान लूं? उन्होंने बोला तुम क्या कहाँ से आए हो भाई, 15 दिन तुम्हारे लिए सेल नहीं करेंगे क्या? तो जून 30 पे ईयर एंड पे मैं ये भी वेरीफाई करने जाता हूँ कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो फिजिकली लिस्ट लेता हूँ, फिजिकली लिस्ट में एक एक आइटम सेलेक्ट करके वो मुझे दिखाते हैं वेयर हाउस में वो कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो मैं वहां पे देख लेता हूँ। ये जो इन्वेंट्री वाले कंट्रोल्स हैं ये इन्वेंट्री साइकिल में करेंगे। उसी तरीके से ना फिक्स एसेट के अंदर भी 4 अजर्शन होती है ना, इन इन चारों में 4 अजर्शन होती है, इन चार तीनों में। कौन सी? एग्जिस्टेंस की, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, या ऐसे जस्ट रिकॉर्डेड है शीट के अंदर, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट को भी मैं क्या करने जाता हूँ सर, फिक्स एसेट को भी वेरीफाई करने के लिए मैं लेता हूँ फिक्स एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट रजिस्टर लेके मैं कोई भी एसेट सेलेक्ट करूंगा तो मुझे बोला, मुझे कैसे वो लेके जाएगा, मुझे सर वो लोकेशन देखेगा, मुझे बोलेगा आ जाओ एडमिन डिपार्टमेंट चलते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट जाएंगे क्योंकि लोकेशन लिखी हुई है ना, तो सर एडमिन डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ ये लगा हुआ होगा, मैं देखूंगा इसका आइटम कोड क्या है, 1136। मैं चेक करूंगा वाकई एसी पे 1136 लगा हुआ है कि नहीं, तो इससे मेरी एग्जिस्टेंस चेक हो जाती है। दूसरी चीज अजर्शन क्या होती है? कंप्लीटनेस। क्या ये लिस्ट, एग्जिस्टेंस का क्या रिस्क है? एग्जिस्टेंस के अगेन भाई बैलेंस शीट के 4 अजर्शन है ना, एग्जिस्टेंस, सर कंप्लीटनेस, सर उसके अलावा क्या कौन कौन सी अदर है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके अलावा और बताओ कौन सी है? वैल्यूएशन एंड अलोकेशन, ठीक है। अब सुनो सर, अब सीन ये है कि फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर मुझे ये रिस्क होता है कि ये जो एसेट सारे रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि यहाँ से एसेट आ रहे हैं ना डिस्क्लोजर के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। दूसरी चीज कंप्लीटनेस, क्या ये लिस्ट कंप्लीट बनी हुई है कि नहीं, कोई ऐसा एसेट तो नहीं है जो कि रियल में पड़ा हो लेकिन यहाँ रिकॉर्डेड नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एसेट ना, जैसे ये एसेट मैंने कहा दिखाओ मुझे, तो वो मुझे लेके गया और उसने मुझे दिखा दिया, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, शीट से सिलेक्ट किया और चेक कहाँ पे किया? फ्लोर पे, फ्लोर पे चेक किया ना, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट, मैंने बोला ये कहाँ पड़ा हुआ दिखाओ, तो उसने दिखा दिया। कुछ फिक्स एसेट वैसे ही सर नॉर्मली लगे हुए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, अब ये लिस्ट बनी कैसे होगी? फ्लोर को, उस एसेट को देख के, एसेट को देख के ये शीट बनी होगी ना, उस एसेट को देख के फिर इस शीट के अंदर इंक्लूड किया गया होगा ना। तो मैं चेक करूंगा क्या ये लिस्ट कंप्लीट है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोर से डायरेक्ट एसिड को हाथ रखूंगा, मैं उसके हाथ रखूंगा एसिड पे और उसका कोड चेक करूंगा कि फिजिकल में उसका कोड क्या है। फिर मैं बोलूंगा बताओ अब वो इस लिस्ट के अंदर कहाँ पे, तो वो इस लिस्ट के अंदर भी आना चाहिए। मैं फ्लोर पे किसी एसिड को, किसी भी एसिड को फिजिकली हाथ लगाऊंगा और मैं बताऊंगा वो बताओ शीट के अंदर कहाँ है, तो वो शीट के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब इस शीट के अंदर एसिड मिसिंग है, अगर आ रहा है तो मतलब शीट कंप्लीट बनी हुई है, ठीक है। तो यही हिसाब है। अब ये बताओ कि फिक्स एसिड के अंदर के, फिक्स एसिड रजिस्टर के अंदर एसिड रिकॉर्ड हो जाता है कब कब रिकॉर्ड होता है सर? जैसे पहले मैंने दिया एक एसिड का, इसी एक एसी का परचेज ऑर्डर, लेट सपोज एक एसी का परचेज ऑर्डर दिया, उसके बाद उस एसी का बना जीआरएन, ठीक है ना। उस जीआरएन में हमने क्या कर दिया, कोड असाइन कर दिया, कोड असाइन कर दिया। अब सुनते जाओ बात, ठीक है। सर इस जीआरएन के बाद हमने क्या किया, जीआरएन के बाद हमने ये किया कि भाईजान हमने ना फिक्स एसिड रजिस्टर में, फिक्स एसिड रजिस्टर में, फिक्स एसिड रजिस्टर में हमने उसको एंट्री कर दी। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि अब वो रियल में भी फिक्स एसिड एग्जिस्ट करता है, रियल में भी फिक्स एसिड। अब अगर मैं एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, अगर ये चारों चारों चीजें आपस में रिकंसाइल होनी चाहिए, हर एक एसिड पे ये चारों चीजें रिकंसाइल होनी चाहिए। मैंने दिया परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सर एसिड आया, एसिड आया तो उसका जीआरएन आया, उस पर मैंने कोड असाइन कर दिया, वही कोड सर यहाँ पे भी आ रहा होगा, वही एसिड यहाँ पे एंट्री हुआ है। अगर उस एसिड को मैं देखना चाहूँ तो वो फिजिकल में पड़ा होगा, फिजिकल में पड़ा होगा। लेट सपोज सर अब ये जो रिकंसिलेशन है ना, ये सर हर साल, ये जो है ना, ये चारों चीजें आपस में मैच होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अब ऑडिटर भी आता है ना, तो यही सारी चीजें चेक कर रहा होता है।
अब सर जो भी नई चीजें परचेज की जाती है, लेट सपोज 1 साल के बाद कंपनी जाती है अपने फिक्स एसेट को ना वेरीफाई करने, वो चेक करने जाती है इस तरीके से कि फिक्स एसेट की कंडीशन कैसी है, फिक्स एसेट की कंडीशन कैसी है। तो कैसे क्या करेगी सर, फिक्स एसेट रजिस्टर उठाएगी, इसको बोला जाता है FAR, FAR, फिक्स एसेट रजिस्टर, FAR, ठीक है ना। वो फिक्स एसेट रजिस्टर उठाएगी, उस फिक्स एसेट रजिस्टर में से कोई एसेट क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी और उसको ना फिक्स एसेट में चेक करेगी कि क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर नहीं करता तो क्यों, अगर करता है तो सही है, ठीक है। अब अगर सर ये भी चेक करना होता है, कभी भी कोई एसेट हम डिस्पोज कर दें तो सर वो फिक्स एसेट रजिस्टर से निकल जाना चाहिए, वो टाइमली रिमूव हो जाना चाहिए, वो टाइमली, जैसे टाइमली परचेज के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी तरीके से टाइमली रिमूव भी हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे सारी क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। जैसे कि टाइमली रिमूव होगा तो सीन ये होगा कि आप उसका गेन वगैरह सही से कैलकुलेट कर सकेंगे, मजीद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अब सर अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, तो सर अब बात सुन ले, फिक्स एसेट फिक्स एसेट टू बी इंटर्ड इन द, ये हमने पूरा कर लिया। अब जैसे ना आप क्या करते हो, फिक्स एसेट का जो नंबर है, जैसे आप फिक्स एसेट का जो नंबर है सर उसको क्या कर लेते हो, फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर आप उसको इंटर कर लेते हो। तो सर सीन ये हो जाता है, अब उसके बाद फिर एसेट आपका परचेज हो गया, यूज के लिए भी हो गया। उसके बाद सर हर डिपार्टमेंट को, जैसे 1 लाख का बजट था, किसी डिपार्टमेंट में 20-50 हजार की एसी खरीद ली, एक एसी खरीद ली। अब उसका बाकी बजट कितना बच गया सर, 50 हजार। तो केपिक्स बजट टू बी अपडेटेड, केपिक्स बजट टू बी सर अपडेटेड, ठीक है ना। केपिक्स बजट टू बी अपडेटेड, ठीक है। तो सर ये हिसाब किताब है। सर उसके बाद क्या आता है, आप अपडेट कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है सर, जैसे एसेट आ गया उसको IAS 16 के हिसाब से क्या करो, आप उसको कैपिटलाइज करो। और कंपनी पॉलिसी क्या होता है, कंपनी की ना, हर कंपनी की एक पॉलिसी है। जैसे लीज के अंदर स्टैंडर्ड ने पॉलिसी बताई हुई है कि जो लीज $5,000 से IFRS 16 पढ़ लिया होगा सब लोगों ने यकीनन, जो चीज $5,000 से कम की है, स्टैंडर्ड ने ये बताई है, कंपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकती है कि, तो फिर उसको मैं लो वैल्यू लीज क्लासीफाई करता हूँ, और जो जो लीज 1 साल से कम है उसको भी लो वैल्यू, वो IFRS 16 के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से हट जाती है, शॉर्ट टर्म लीज हो जाती है, ठीक है ना। उसी तरीके से IAS 16 की ना हमने एक पॉलिसी बनाती है कंपनी, कि अगर कोई एसेट सर 10 हजार से या 15 हजार से कम का होगा तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको उसको PNL के अंदर एकदम से चार्ज ऑफ कर देंगे। लेकिन कोई एसेट अगर 15 हजार से या 20 हजार से ज्यादा का होगा तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे और ओवर द पीरियड चार्ज करेंगे। तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, IAS 16 के पद। उसके बाद सर ये वही बात है, देयर मस्ट बी टाइमली रिकंसिलिएशन बिटवीन द फिजिकल एंड रिकॉर्डेड फिक्स एसेट। रिकॉर्डेड फिक्स एसेट कहाँ पे सर, फिक्स रजिस्टर में। और सर फिजिकल एसेट कहाँ पे, जो कि एग्जिस्ट करता है, मैं क्या करूंगा, वहां से उठा के चेक करता रहूंगा। और सर अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो ठीक है, डिफरेंस होगा तो पूछूंगा ये कहाँ पे, ये चोरी तो नहीं होगा। इससे क्या होगा, फिजिकली चेक करने से कभी कोई एसेट चोरी नहीं होगा और कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज, फिक्स एसेट जहाँ पे पड़े हो ना, तो हर किसी के पास इजाजत ना हो उसको फिक्स एसेट यूज करने की। ऑनलाइन ओनली जिसको हमने फिक्स एसेट दिया है ना, जिसको हमने फिक्स एसेट दिया है, सिर्फ और सिर्फ वो यूज करे। देयर मस्ट बी एडुकेट सेफगार्ड्स ऑन फिजिकल एक्सेस ऑफ फिक्स एसेट। जिसको मैंने दिया है सिर्फ और सिर्फ वो यूज करे, हर कोई यूज ना करे। हर कोई यूज करेगा तो वो चीज खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो सर ये सारे कंट्रोल्स हैं, बात समझ में आ रही है सर, ये सारे कंट्रोल भी, ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज भी है, ठीक है ना। और इन सब के मैंने ऑब्जेक्ट्स भी आपको बता दिए। अब इनको भी अगर आप तकसीम करना चाहें तो एक प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है, एक वो डिपार्टमेंट है जो मंगवा रहा है, एक वो डिपार्टमेंट है जो रिसीव कर रहा है, और इसकी भी सेम तरीके से बिलिंग हो रही होगी, ठीक है सर। इसको सर देख लें थोड़ी देर।
ये बताओ कि लास्ट क्लास के अंदर जो सवाल दिए थे वो हो गए थे? सवालात हो रहे हैं ना सर? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ठीक है सर, कोई मुश्किल हो तो बताना सर। आप देखें, ये वही बातें, इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, कंट्रोल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट एंड कस्टडी ऑफ इन्वेंट्री। सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब ऑर्डर कोई और कर रहा है और इन्वेंट्री को संभालेगा कोई और। ये इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट सिस्टम, ठीक है ना, ये यहाँ पे साथ बना दिया है। अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन। इन्वेंट्री और जो फिक्स एसेट का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो तकरीबन एक ही तरीके से हो रहा होता है, ठीक है ना। इन्वेंट्री रिकॉर्ड should be accurate and complete. Every receipt or inventory should be recorded in the inventory ledger card and should be supported by approved GRM. सही है। Every issue of inventory should be recorded in inventory ledger card and should be supported by, ठीक है ना। या इसको छोड़ दें सर, अभी इसको पढ़ेंगे ना आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिक्स, हाँ ये नॉन करंट यहाँ आ गया, सॉरी सॉरी सर, नॉन करंट यहाँ आ गया, ये पढ़ लें, ये हमने चीज कर ली। देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ये सब ना यहाँ से आप पढ़ लें। इसको सर दे रहा हूँ मैं आपको 10 मिनट कोई, ये यहाँ कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल ऑब्जेक्ट, इसके पढ़ लें। ये छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा सा है सर। 10 मिनट दे दूं या 5 मिनट काफी है इसके, नॉन करंट के। इसके देख लें तो फिर आगे बढ़ते हैं सर। आ जाए, क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसका। अब देखिए, पीयर इंटरनेशनल फिक्स एसेट, पीयर इंटरनेशनल फिक्स एसेट, एक ये सवाल है। दूसरा क्या है, लेथम, लेथम कर लेते हैं, ठीक है। हम सर लेथम की तरफ चलते हैं। लेथम भाईजान, लेथम भाईजान कहाँ पे? लेथम, लेथम कहाँ? हाँ ये आ गया सर, लेथम, ठीक है सर। ये भी सवाल हो जाना चाहिए वैसे। आयजा 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल required explain why obtaining understanding of entity and its environment is important for the auditor। हो जाएगा ना ये सवाल? ये पता है आप लोगों को क्यों जरूरी है? ये लास्ट क्लास, लास्ट वाला जो हैंडआउट था हमारा वो यही था। अब यहाँ पे आ जाओ सर, ये क्या कह रहा है सर, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हम हमेशा। सबसे पहले आइडेंटिफाई 6 strengths in lithium control environment respect of non current asset and explain why they may reduce control। अब यहाँ पे कंट्रोल बने हुए हैं, यहाँ पे कंट्रोल बने हुए हैं। आपने क्या करना है, बताना है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। अब सर आ जाए, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल। अब यहाँ पे कंट्रोल बने हुए होंगे, यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं पूछी इसने, मैंने बताया था कभी कभी कंट्रोल बने हुए होंगे तो आपको बोलेगा कंट्रोल कौन सा है और उससे फायदा क्या होगा, वो बताओ। आसान अल्फाज में आपसे कंट्रोल एक्टिविटी और उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, सही है ना। दोबारा कहो तो दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ लूँ। आइडेंटिफाई 6 strengths in lithium control environment in respect of non-current asset and explain why they may reduce risk। सही है ना। कौन सा रिस्क वो रिड्यूस करेंगी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। लेथम कंपनी इज अ लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी विद 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रूआउट द कंट्री in which it is located. The manufacturing process is capital intensive and the company holds a wide variety of plant and equipment. The finance director is responsible for preparation of detailed non-current asset budget annually। सही है ना। The finance director is responsible for preparation of detailed non-current asset budget annually, which is based on 5-year budget approved by whole of directors after consultation। सही है ना। तो यही बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या कह रहा है सर, उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमेटी। सही है। दिस एनुअल बजट, ऑडिट कमेटी क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना आपस में ही एक लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेट सपोज 10 है ना, तो या कोई 4 5 है या 7 है, वो आपस में ना मिलके कमेटीज बनाते हैं। भाई ये 2 डायरेक्टर मिलके ऑडिट कमेटी के इश्यूज देख लेंगे, 2 फाइनेंस के इशू देख लेंगे, 2 एडमिनिस्ट्रेशन के इशू देख लेंगे, 2 हायरिंग के देख लेंगे। इस तरीके से ऑडिट कमेटी वाले क्या करते हैं, ऑडिटर के पॉइंट सीएफओ को बैठा के उनसे बातें करते हैं, ये क्यों पॉइंट्स आए हैं बताओ, ये कब तक ठीक होंगे।
इस तरीके से। दिस एनुअल बजट which is also approved by full board is held on computer file and is the authority for issue of purchase order। ये कंप्यूटर फाइल में अपलोड किया जाता है जिसे सब देख सके, ठीक है ना। when the item of plant and equipment delivered to the company a pre number good receive note is prepared sequentially pre number, ठीक है ना। जैसे डिलीवर हो जाता है तो GRNB उसका बन जाता है। कॉपी ऑफ which is sent to the accounting department and used to update the non current asset register to reflect the moment, ठीक है ना। प्री नंबर में क्या हो जाता है सर, उसका ना नंबर के हिसाब से वो एंट्री भी कर लेता है। प्री नंबर मतलब कोड हो गया। द इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय प्रोडक्शन पर्सनल एंड टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, सही है। एन ऑपरेशनल सर्टिफिकेट इज prepared by production department then used by accounting department together with GRN to check against the purchase when it is received, सही है। जब रिसीव हुआ उस दिन की हम बुकिंग कर लेंगे, उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। At the same time as the purchase invoice enters the purchasing system of computer non-current asset register is updated, सही है। फिक्स एसेट रजिस्टर जो कि हमने कंप्यूटर मतलब एक्सेल में बनाया हुआ है या सिस्टम में बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो सर हम ना उसके अंदर सर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाने से क्या मकसद, हम आईटी वालों से सॉफ्टवेयर के थ्रू बनवा लेते हैं तो जस्ट हम एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन खुद ब खुद महीने महीने पे कैलकुलेट होती रहती है और एंट्री भी ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर में हो जाती है। Access to the non-current asset register is restricted to the personnel in the accounting department। नॉन करंट एसेट रजिस्टर को सिर्फ और सिर्फ कौन टच कर सकते हैं, जो फाइनेंस वाले, और कोई नहीं कर सकता। On a rolling basis throughout the year, the non-current asset register is compared to plant and equipment। Rolling basis मतलब occasional basis, मतलब हर टाइम पीरियड के बाद, पीरियडिक बेसिस, क्वार्टरली इन्होंने रखा हुआ है, महीने वाला रखा हुआ होगा, ठीक है ना, या सडनली वो जाके फिक्स एसेट रजिस्टर उठाते हैं। नॉन करंट रजिस्टर बोलो या नॉन करंट एसेट रजिस्टर बोलो या फिक्स एसेट रजिस्टर, एक ही बात है। और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई को जाके चेक करते हैं यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन मतलब नंबर, वो यूनिक कोड इन द रजिस्टर एंड परमानेंटली मार्क ऑन टू द ईच आइटम इन द फैक्ट्री, सही है। The internal audit department also tests on sample basis the operation of the system from budget preparation to entry in the non-current fixed register। इंटरनल ऑडिट जो कि कंपनी ने खुद हायर किया हुआ होता है, जैसे कि ऑडिटर जो कि आके साल में एक दफा काम करेगा, ये साल में 12 ही महीने ये काम करता रहे, जैसे कि तो अगर कोई बात हो तो हमें बता दे, हम उसको एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले ठीक कर दें। तो ये भी वही काम कर रहा है, सैंपल पे उठाता है, बजट से लेके जो प्रोसेस है ना उसको चेक कर रहा होता है। इंटरनल ऑडिट स्टाफ आल्सो कंपेयर अ सैंपल ऑफ एंट्रीज इन नॉन करंट रजिस्टर विद द इक्विपमेंट ऑन द शॉप फ्लोर। वही बात है सर, वो रिकंसिलिएशन करने के लिए स्ट्रेंथ है और इनके फायदे हैं सर। ये कर लेंगे हम सवाल, इजी सवाल है, इसको ये हो जाएगा हमसे सवाल। सर ये हो जाएगा हमसे सवाल। सर एक और भी है फिक्स एसेट का, पेयर इंटरनेशनल। पेयर इंटरनेशनल के अंदर सेल साइकिल भी थी और परचेज साइकिल भी थी, और अब ना फिक्स एसेट साइकिल भी है। इन द यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। इन द पास्ट 6 मंथ से, ठीक है। तो सर इन द पास्ट 6 months पेयर हैज चेंज पार्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिजल्ट सम न्यू इक्विपमेंट हैज बीन परचेज्ड। However, there are considerable level of plant and equipment which are now surplus to the requirement। मतलब आपने हद से ज्यादा फिक्स एसेट खरीद लिए हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इससे क्या होगा, रखे रखे डैमेज हो जाएगा, यूज नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि एक चीज जरूरत से ज्यादा पड़ी हुई है तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर, एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉय हैज द अपॉर्चुनिटी कि वो चोरी करके चला जाए, ठीक है ना। तो सर तो अब सीन ये है, परचेज रिक्विजिशन purchase requisition for all new equipment have been authorized by production supervisor। अब देखो प्रोडक्शन सुपरवाइजर ऑथोराइज करा है, ऑथोराइज प्रोडक्शन सुपरवाइजर नहीं करेगा, रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल करेगा। लिटिल हैज बीन डन टू रिड्यूस द सरप्लस ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ठीक है ना। थोड़ी सी कोशिश की गई है उसको, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है, उसका कंट्रोल बताना है कि भाई बजट बनता है, इस तरीके से नहीं होता। दूसरी चीज कैपेक्स का फॉर्म भर के आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों को बताना है, और सरप्लस में कोई भी चीज नहीं मंगवानी है, इससे क्या होगा, चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे सर। इन चीजों को कर लें तो फिर हम कल क्या करेंगे, कल हम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कैश एंड बैंक साइकिल, ठीक है। अल्लाह हाफिज।